हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एकेडमिक क्लासेस के लिए भी और कॉम्पिटिटिव सेक्टर के लिए भी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आज का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हिंदी में इसे कहते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन, सच मार्केट वेयर फाइनेंस आर एक्सचेंज्ड। ऐसा बाजार जहां वित्त का आदान प्रदान होता है उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। ऐसा बाजार जहां वित्त का आदान प्रदान होता है वित्तीय बाजार कहलाता है। सच मार्केट वेयर फाइनेंस आर एक्सचेंज्ड दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। आफ्टर दैट फाइनेंशियल मार्केट हैज बीन क्लासिफाइड टू पार्ट्स, यानी वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। हिंदी में इसे कहते हैं मुद्रा बाजार। एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। इस मनी मार्केट में जो वित्त का लेन देन है, जो मनी का ट्रांजैक्शन है, मतलब फाइनेंस का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इट मींस इसमें जो मनी का ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंस का ट्रांजैक्शन है, वो बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है। इट मींस 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम के लिए यहाँ पर वित्त का आदान प्रदान होता है। इसलिए इस मार्केट को यानी कि मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट हिंदी में इसे कहते हैं अल्पकालीन वित्तीय बाजार। अल्पकालीन वित्तीय बाजार। इस कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंस का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब वित्त का जो आदान प्रदान होता है, वो दीर्घकाल के लिए होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कह सकते हैं 1 साल से ज्यादा की पीरियड के लिए होता है। इसलिए इस मार्केट को कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट, दीर्घकालीन वित्तीय बाजार। मुद्रा बाजार को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट, जो मनी मार्केट है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब इस पर नियंत्रण करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को आरबीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The regulatory authority of money market is, then your answer will be RBI. आपका आंसर क्या होगा? RBI. RBI का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1935. The RBI established on 1 अप्रैल 1935. आपको बता दूं, ये जो RBI है ना, ये असंवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के बेसिस पर किया गया, यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई और किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो अधिनियम मतलब एक्ट कौन सा है? 1934। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1935। अब बात करते हैं
कैपिटल मार्केट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी इसको जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है सेबी। यानी कैपिटल मार्केट पर जिस संस्था का या जिस अथॉरिटी का कंट्रोल रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सेबी। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सेबी की स्थापना कब हुई। द एस्टैब्लिशमेंट ईयर 12 अप्रैल 1988, मतलब सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। सेबी भी एक असंवैधानिक संस्था है, मतलब जब 12 अप्रैल 1988 को सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो सेबी का कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, यानी इनको कोई वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इसको वैधानिक दर्जा देने के लिए सेबी एक्ट 1992 मतलब 1992 में सेबी अधिनियम बनाया गया और इस सेबी अधिनियम के तहत इस सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब जब 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई तो इनको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इनको वैधानिक दर्जा दिया जाने कब दिया गया? सेबी एक्ट 1992 मतलब 1992 में सेबी अधिनियम की स्थापना की गई और इसके बाद इस सेबी को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को वैधानिक दर्जा मिला। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मनी मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, जबकि कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी। कैपिटल मार्केट, ये जो कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सभी सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब लेन देन होता है, यानी कि सेल और परचेज होता है। तो सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है उसको हम लोग बोलते हैं सेबी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? देन योर आंसर विल बी सेबी एंड द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ सेबी इज 12 अप्रैल 1988। Section SEBI Act 1992. After that, money market has been classified into two parts. First one is संगठित मुद्रा बाजार, संगठित मुद्रा बाजार यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत, मतलब संगठित मुद्रा बाजार में जितने भी आप बैंक देख रहे हैं, जितने भी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वो सारे के सारे बैंक किसमें आते हैं? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक मुद्रा बाजार या वित्तीय बाजार में किसके अंतर्गत आते हैं। देन आंसर विल बी बैंक मुद्रा बाजार के संगठित मुद्रा बाजार का अंग है, का भाग कहलाता है। सेकेंड इसका एग्जांपल हो सकता है ऑल एनबीएफसीज। एनबीएफसीज मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट होती है। मुद्रा बाजार का पहला पार्ट कौन सा है बेटा? संगठित मुद्रा बाजार। सेकेंड पार्ट इज असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार यानी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है इसमें जितने भी मनी लैंडर्स जैसे साहूकार, महाजन और जितने भी सेठ, ये जो भी मनी लैंडर्स होंगे वो सारे के सारे मनी लैंडर्स जैसे साहूकार, महाजन और सेठ, ये सभी इस टाइप के लोग, इस टाइप की संस्थाएं असंगठित मुद्रा बाजार का भाग होती हैं।
यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साहूकार वित्तीय बाजार का कौन सा अंग है, तो आप बताएंगे साहूकार वित्तीय बाजार के मुद्रा बाजार का असंगठित मुद्रा बाजार का एक अंग होता है। यानी साहूकार मुद्रा बाजार के असंगठित मुद्रा बाजार का एक पार्ट होता है, यानी ये इसका एक उदाहरण है, एग्जांपल है। तो मुद्रा बाजार के कितने पार्ट होते हैं? संगठित मुद्रा बाजार एंड सेकेंड वन इज असंगठित मुद्रा बाजार यानी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। पहली बात हो गई वित्तीय बाजार के कितने पार्ट? दो पार्ट, मुद्रा बाजार मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट यानी अल्पकालीन वित्तीय बाजार भी कहते हैं और कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट यानी दीर्घकालीन वित्तीय बाजार के नाम से जाना जाता है। मुद्रा बाजार में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, मतलब एक साल या उससे कम के पीरियड के लिए होते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। और इसमें जो फाइनेंस का ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, मींस ड्यूरेबल होगा, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट के नाम से भी हम जानते हैं। मनी मार्केट को टू पार्ट्स में अगेन क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जितनी भी बैंक्स हैं और जितने भी एनबीएफसीज हैं, these are the example of organized money market and all type of money lenders are the example of unorganized money market. Second one is capital market. कैपिटल मार्केट का जो एक एग्जांपल है इसको हम या कह सकते हैं कि प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी मार्केट। प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। ये जो सिक्योरिटी मार्केट है ना, ये कैपिटल मार्केट का यानी पूंजी बाजार का एक पार्ट होता है, एक अंग होता है। पूंजी बाजार का एक अंग होता है प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट को टू पार्ट्स में बेटा क्लासिफाई किया गया है। सिक्योरिटी मार्केट has been classified into two parts. First one is primary security market यानी प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार। और दूसरा पार्ट है द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट एंड इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। दैट मींस प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट एंड सेकेंड वन इज नोन एज सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, ये जो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार है ना, इसको नवनिर्गमन का बाजार भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नवनिर्गमन का बाजार किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को नवनिर्गमन का बाजार कहते हैं। नवनिर्गमन का बाजार, इंग्लिश में इसे बोलेंगे न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज या मार्केट ऑफ न्यू इशू, मार्केट ऑफ न्यू इशू। नवनिर्गमन का बाजार, मार्केट ऑफ न्यू इशू। अब बात आती है कि प्राथमिक प्रतिभूति बाजार है क्या? What do we mean by primary security market? ऐसा मार्केट जहां कंपनी एंड इन्वेस्टर, प्लीज लिसन टू मी very carefully, where no broker exists between the company and the investor. It means ऐसे बाजार जहां कंपनी और इन्वेस्टर के बीच कोई भी दलाल या कोई भी ब्रोकर नहीं होता। कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के पास अपनी सिक्योरिटीज, अपने बॉन्ड्स, अपने शेयर्स, अपने डिवेंचर्स को इजीली सेल कर सकती है, यानी कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करा सकती है पब्लिक से। ऐसे बाजार को हम लोग कहते हैं प्राथमिक प्रतिभूति बाजार। हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऐसे बाजार में कंपनी पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और पब्लिक कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं।
दैट मींस देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी इन प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट। गॉट माय पॉइंट? इसको नव निर्गमन का बाजार क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग न्यू इश्यू ऑफ या मार्केट ऑफ न्यू इश्यू तो कहते हैं, बट क्यों कहते हैं नव निर्गमन का बाजार, इसे क्यों कहते हैं? जब कोई भी कंपनी प्राथमिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आती है, मतलब ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सेल करती है, ऐसी कंपनियां जो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आती हैं, इसका मतलब है इनमें वो कंपनी आती है जो पब्लिक को पहली बार अपनी सिक्योरिटी सेल करती है। जब कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक में पहली बार इशू करती है, तो इस तरीके की कंपनियों को प्राथमिक प्रतिभूति बाजार में रखा जाता है और कंपनियां पहली बार जनता को अपनी सिक्योरिटीज, अपनी प्रतिभूतियां निर्गमित करती हैं, इसलिए इस बाजार को नव निर्गमन का बाजार कहते हैं। और जब कोई भी कंपनी इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट अपनी सिक्योरिटीज सेल करेगी पहली बार, तो वो सारी कंपनियां आईपीओ के माध्यम से, किसके माध्यम से? आईपीओ के माध्यम से। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी जनता को पहली बार अपनी सिक्योरिटीज निर्गमित करती है, फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को सेल करती हैं, तो वे कंपनियां आईपीओ के माध्यम से अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक तक सेल करती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। नव निर्गमन का बाजार क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी पहली बार जनता को सिक्योरिटीज इशू करती है, इसलिए ऐसे बाजार को, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को नव निर्गमन का बाजार कहते हैं। अब बात आती है द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। ये ऐसा मार्केट है, इस मार्केट में सिक्योरिटीज को पब्लिक को सेल करने के लिए, इट मींस कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच कोई दलाल या कोई ब्रोकर होता है। सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट में पब्लिक एंड इन्वेस्टर, दैट मींस मैं यहां क्या बोल रहा हूं? इन्वेस्टर एंड कंपनी। जो इन्वेस्टर है जिसको सिक्योरिटीज परचेज करनी है एंड जिसको सिक्योरिटीज सेल करनी है, मींस कंपनी एंड इन्वेस्टर, इन दोनों के बीच में एक ब्रोकर होता है, एक कोई बीच में दलाल होगा। उस ब्रोकर या दलाल को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। इट मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, द्वितीयक प्रतिभूति बाजार में इन्वेस्टर और कंपनी के बीच कोई दलाल होता है। इस दलाल या ब्रोकर को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार और प्राथमिक प्रतिभूति बाजार में जो मेन डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है कि यहां पर प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर एंड जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता, कोई ब्रोकर नहीं होता। जबकि सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में ब्रोकर होता है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। मतलब कंपनियां पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज डायरेक्ट सेल नहीं करती, वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सेल करती है, जबकि इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता। तो आज हम लोगों ने बात की फाइनेंशियल मार्केट के, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। इतने सारे फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पर आज हम लोगों ने बात की है। बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इस इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी क्वेरी डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ बताए गए हैं, इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और एकेडमिक लेवल के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज इस फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके बेसिक टर्म्स को ठीक से समझा है। पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोगों ने इस चैप्टर को ठीक से समझ लिया होगा, इन टर्म्स को ठीक से समझ लिया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो जरूर पूछिए। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी आपको नए वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं हम, वो न्यू वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सारे के सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमारे YouTube प्लेटफॉर्म का 3rd वीडियो है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ये वीडियोस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन वीडियोस को भी देखें। आफ्टर दैट आप इस फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को भी समझें। जल्दी ही फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।